नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की यूएसए में आवभगत हुई है, पूरे विश्व ने इसको देखा है। वहाँ पे कुछ नई डील्स भी हुई हैं और बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जिसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की यूएसए की यात्रा कैसी रही और वहाँ के जो डील्स हुए हैं, आर्म्स डील्स हैं, डिफेंस डील्स हैं, बाकी जो डील्स हुए हैं, आने वाले भविष्य में भारत का क्या फ़ायदा होने वाला है। रेड्डी साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंकफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने स्टूडियो में। रेड्डी साहब, जिस तरह से अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री की इज्जत हुई, जिस तरह से उन्हें स्टेट गेस्ट वहाँ पर लाया गया, जिस तरह से वहाँ अमेरिकन जो है वो सड़कों पे आ गए, मोदी मोदी चला रहे थे, और जिस तरह से उन्हें ऑनर किया गया वो सारे देश ने देखा, कि पूरे वर्ल्ड ने इसको देखा। वहाँ कुछ डील्स भी हुई। इस विज़िट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये विज़िट भारत के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, अमेरिका के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, और पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। ये तीन चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट थी एक बहुत ही रिसाउंडिंग सक्सेस में बोलूँगा इसको। और यहाँ तक कि किसी ज़माने में अमेरिकन इंडियंस को लुक डाउन करते थे, और आज यहाँ पे अमेरिकन सेनेटर्स आपके प्रधानमंत्री के साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं। आपके जो इंडियंस वहाँ जो अमेरिका में सेटल्ड हैं या इंडियन डायस्पोरा जो आप कहते हो, वो पहली बार कह रहे हैं कि हमने अपने पिछले 70-80 साल में ऐसा कोई नज़ारा देखा नहीं, और पहली बार हमें वाइट हाउस के साउथ लॉन्ज में आने का मौका मिला इस तरीके के साथ। तो ये बेसिकली रिसाउंडिंग सक्सेस है। इसमें बहुत सारी डिफेंस डील्स हुई हैं, इसमें बहुत सारी सिविलियन कमर्शियल डील्स हुई हैं, इसमें बहुत सारी डील्स हुई हैं क्लीन एनर्जी के बारे में या स्पेस के बारे में। तो ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली जो इंडिया के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बात हम थोड़ी देर बाद करते हैं। तो ये देखा जाए तो ऑल ऑफ अ सडन ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदुस्तान पे क्या इतना दोस्त बन गया है। और अगर देखेंगे पिछले जो इनके डोनाल्ड ट्रंप थे, उस समय भी प्राइम मिनिस्टर की विज़िट हुई थी, तो तब ट्रंप जो थे वो बड़े अच्छे दोस्त बन रहे थे पीएम के। आज जो बाइडन बोल रहे हैं, उनके जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं वो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी अगर देखनी है तो दिल्ली जाइए। तो इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन उनकी हिंदुस्तान के लिए उनका ये एक दो प्रेम जाग उठा है। तो ये बेसिकली अमेरिकन्स जो हैं ये हमेशा अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट पे। इनको हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। जो कुछ आज ये कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं। और इस चीज़ को बताने के लिए मैं अगर आप थोड़ा मुझे समय दें तो मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। देखिए, 47 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि अमेरिकन्स और रशियंस जो थे, ब्रिटेन जो थे, ब्रिटिश, उनको पता था कि इंडिया के जो लीडर्स हैं वो नॉन अलाइन रहेंगे, नेहरू की क्या है, और रशिया के पाले में रहेंगे जो एक्चुअली थे। तो उसको वीन आउट करने के लिए इन्होंने, जब सेंटो बना, दैट इज़ सेंटो की जो ट्रीटी बनी यहाँ पे, तो उन्होंने इंडिया को इन्वाइट किया कि आप हमारी ट्रीटी में हिस्सा बने। जैसे आज नेटो है तो पहले सेंटो थी, तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जाने इंडिया ने मना कर दिया कि हम तो नॉन अलाइंड हैं। तो अब उन्होंने बोला कि अब यहाँ क्या किया जाए, तो उन्होंने पाकिस्तान को अपने साथ ले लिया। तो वो पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन थी, और उसलिए उनके दिमाग में आ गया कि भाई अमेरिका हमारे बगैर रह नहीं सकता। और देखा जाए तो पाकिस्तान ने काफ़ी अमेरिका का साथ दिया है थ्रू आउट लास्ट 75 आवर्स में, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, इंडियन ओशन में हो। तो आज भी ये जो अगर अफ़गानिस्तान में जो आपने अल-ज़वाहिरी को मारा था अमेरिकन ड्रोन से, वो पाकिस्तान से ही टेक ऑफ करके गया था। तो पाकिस्तान को ये भी लगता था कि भाई अमेरिकन हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। बट एक इंटेलिजेंशिया पाकिस्तान के अंदर भी था। वो कहते थे कि पाकिस्तानीज़ हैव यूज्ड अस लाइक अ होर। बिल्कुल, व्हेनेवर दे वांटेड दे टुक अस एंड नाउ दे हैव लेफ्ट अस। तो इस किस्म की जो कश्मकश थी पाकिस्तान में, वो चल रही थी, पहले से भी थी, और आज हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो उसके बाद जब आगे बढ़ना शुरू हुआ 91 तक, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जब तक इंडिया की इकॉनमी नहीं खोली, तब तक हमारी जो कोल्ड वॉर एरा था, हमारी अमेरिका के साथ कोई ख़ास बात थी नहीं, और अमेरिका ने भी हमें अप्रोच करना नहीं ठीक समझा। ये 91 के बाद इनको कुछ कहीं पे ख्याल आया कि भारत की जो मार्केट है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है।
तो उस चक्कर में आके 2005 में सिविलियन न्यूक्लियर डील का समझौता हुआ, फिर उसके बाद 2012 में समझौते हुए, फिर मोदी जी के आने के बाद 2014 में, 2016 में, 18 में, 22 में समझौते हुए। इनमें जो मुख्य समझौते ये थे, एक तो सिविलियन न्यूक्लियर डील वाला था, उसमें यानी कि हम जो यूरेनियम है वो हम ले सकते हैं बाकी कंट्री से सिविलियन यूज़ के लिए, जो आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हुए हैं वो सब उसके हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 या 4 समझौते ये थे, एक लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज का प्रोग्राम था। अभी आप देखिए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज में हम उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी कर सकते हैं। अब ये क्या था कि अभी तक इंडो पैसिफिक जो था वो एक्टिव हो चुका था, और क्वाड पहले हालांकि 2007 में बना, बट वो किसी शेप में आया नहीं। ये रिसेंटली जब चाइना ने अपनी हेजमनी दिखानी शुरू करी साउथ चाइना सी में, जो गदर मचाया, फिर इनके जो BRI ने या वन रोड वन प्रोजेक्ट ने, तो उसके बाद इनको लगा कि अगर हम इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो तब तक ये हमारी जो शिपिंग लाइंस हैं, कमर्शियल एक्टिविटी है, वो चाइना डिसरप्ट कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पैसिफिक कमांड थी उसको पैसिफिक की जगह इंडो पैसिफिक कर दिया। अब यहाँ उसको हिंदुस्तान की ज़रूरत थी, तो ये जो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ ये वहाँ काम आया। फिर दूसरा उन्होंने हमारे साथ किया कॉमकासा, यानी दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एंड कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, कि सिक्योरिटी अभी हालांकि हमें उसने एलाई नहीं माना। इवन जब न्यूक्लियर का भी बात हुई थी तो उसने हमें अपने 5 में नहीं ऐड किया, हमें जूनियर पार्टनर रखा कि हम आपको यूरेनियम दे देंगे पर आप डरे रहो। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अमेरिका जो जो करता गया वो अपने फ़ायदे के लिए किया। अब ये लॉजिस्टिक अरेंजमेंट जो हुआ, आज अगर आपको शायद पता नहीं है, दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि आज ये जो अमेरिकन शिप्स जो इंडियन ओशन में ऑपरेट करते हैं वो रेस्ट एंड रीफिट के लिए इंडियन पोर्ट्स में आएंगे, एंड वी विल गिव देम ऑल द फैसिलिटीज़ एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स, मगर हम तो उस तरफ जा नहीं रहे। दूसरा ये जो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एग्रीमेंट था, इसमें हमारे कम्युनिकेशंस की जो लूज एंड्स है वो ज्वाइन कर दिए, तो वी आर इन एक्चुअल कम्युनिकेशन। फिर था बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब इसमें और भी चीज़ें थी, बट जो मेजर चीज़ थी ये बेका हुआ जब चाइना गलवान हो चुका था। अब उनको पता लग गया कि इंडिया इज़ अगेंस्ट चाइना, तो इंडिया को अगर हम बोलेंगे भाई आप हमारे साथ कोई पैक्ट्स करिए या हम आपकी मदद करेंगे, तो इंडिया विल टेक इट। तो इसलिए उन्होंने किया बेका। अब इसमें मेजर पॉइंट ये था कि आज जो जितनी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, हालांकि ये 3488 ऑफिशियल फिगर है, बट मैं चूँकि मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर्स में नौकरी कर चुका हूँ, मुझे याद है मैंने एक दिन नापी हुई है, दिस इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 3982, ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर्स जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इस लाइन ऑफ कंट्रोल से चाइना के अंदर 175 किलोमीटर तक, 176 कहते हैं वैसे वो, किलोमीटर तक कोई भी एक्टिविटी होगी वो अमेरिका पिकअप करता है और वो हमारे साथ शेयर करता है रियल टाइम। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं कि नो पेट्रोलिंग एरियाज, अगर वो कुछ करता है तो वी विल नो व्हाट इट इज़, तो इट इज़ फॉर आवर गुड। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इंडिया को हम वीन करके अपने साथ लाते हैं। पर उनका क्या फ़ायदा है? उनका फ़ायदा ये है कि अगर उन्होंने अपनी शिपिंग लाइन्स इंडियन ओशन में प्रोटेक्ट करनी है, जो कि इनका रूट है लेट्स से अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरेनियन सी, इनटू सुएज कैनाल, रेड सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, एंड फिर उसके बाद हमारे मलक्का स्ट्रेट में टुवर्ड्स दी साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक में जाने के लिए। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के बगैर वो कर नहीं सकता। दूसरा, इंडिया को जितना आर्म करेगा, जितनी आर्म्स एमिनेशन देगा, जैसे अभी मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ है, वो सारा हमने चाइना के अगेंस्ट यूज़ करना है। तो अब क्या है कि उनकी जो एंगेजमेंट है ताइवान में या साउथ चाइना सी में, अभी फिलीपींस में उन्होंने नए बेस बनाए हैं और उसके साथ में काफ़ी तनातनी चल रही है, वहाँ पे माहौल बड़ा टेंस है। अब उसको लग रहा है कि एक तरफ तो मुझे चाइना को यहाँ एंगेज करना है, दूसरा यूक्रेन वॉर में लगना है, तो एटलीस्ट कम से कम एक तरफ हम इंडिया को आगे कर दें ताकि हमारा प्रेशर रिलीज़ हो जाए टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक। तो ये उनका एक मतलब था। दूसरा, इंडिया और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें जो जो ये सोचते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज ए वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड पावर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन बी शेयर्ड गिवन टू दीज कंट्रीज़। तो उस चक्कर में ये सारा जो ड्रामाबाजी हुई है ये हुई है। ये सारे जो विजिट थी अमेरिका की और उसके साथ जितनी आपने डील्स बताई हैं, वो डिफेंस डील भी बहुत बड़ी, उसके बाद में मैं आपसे जानना चाहूँगा इस सारी विजिट और इस डील्स के ऊपर पाकिस्तान की हम बात छोड़ देते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त हम किसी गिनती में नहीं लाते हैं, वो तो वैसे ही चला रहा है कि कश्मीर का जो राग अब लाता था उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है, तो ये चीज़ें नहीं है। लेकिन चाइना के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, चाइना भी एक्चुअली वरिड है कि भाई ये जो अमेरिका का इंडिया के साथ हो रहा है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और चाइना को इस पर इफेक्ट पड़ता है। पर चाइना शायद इसलिए ज़्यादा दुखी नहीं होगा क्योंकि अमेरिका ने अभी तक इंडिया को अपना एलाई नहीं बनाया है। ये एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, हम उनके एलाई नहीं है कि कल हमारे पे हमला होता है तो वो हमारी आगे मदद करेंगे, वो नहीं है। बोला हम आपको पीस टाइम में जो चाहिए, जो आपको वॉर के लिए चाहिए, हम देने को तैयार हैं। ये सिर्फ उतना ही है। तो इसके अलावा जो जितने देखिए डिफेंस डील जो करी हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हुई है, हमने हमारे को क्रायोजेनिक इंजन्स देने से मना किया, सैंक्शन लगाई थी जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, हमने अपने बना लिए। आज हमारी इसरो कहाँ पहुँच गई है। और जो सिविलियन डील्स की मैं बात कर रहा था, इसरो और नासा के साथ एक आर्टेमिस एक्ट ऑलरेडी साइन हो गया। दिस इज़ प्योरली फ्रॉम सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू, और सिविलियन कंपनीज इनके साथ करें टू गो टू इनटू द स्पेस एंड जॉइंट एक्सप्लोरेशन करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो ये बात तो अच्छी है कि होगा वो, परंतु मैं यहाँ सोचता हूँ कि जब हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ आ जाएगी, जो हमारे पास इसरो में आज कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, चंद्रयान और मंगलयान हमारे जा चुके हैं और हम उसमें ऑलमोस्ट 90% सक्सेसफुल हैं और दुनिया भर के सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, तब ये नासा के साथ और जुड़ेंगे इंटीमेटली, तो हमारी यहाँ पे थोड़ी जो टेक्नोलॉजिकल पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी। और ये हमें कहाँ काम आएगी, अभी तक हमें इसका देखा नहीं है, बट इन टाइम्स टू कम देयर इज गोइंग टू बी आउटर स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट वॉरफेयर होनी है। आप इंडिया, चाइना और अमेरिका, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो इन्होंने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट फायर करी है। तो हमारी यहाँ पे वृद्धि होगी और यहाँ पे भी अमेरिका हमारी हेल्प क्यों करेगा, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। सिर्फ 3 कंट्रीज़ का ये है, तो ये इसका ये होगा। बाकी जहाँ तक डिफेंस डील्स पे आते हैं, तो उसमें अगर आप देखें, सबसे पहले हमें मिल रहा है इंजन फॉर द एयरक्राफ्ट, जो हमारे पास पहले नहीं था। पहले भी जब हमने HF-24 मारूत एयरक्राफ्ट तैयार किया था तो अमेरिका ने हमें दिए थे इंजन्स, बट वो पीसमील डील थी। और वो इंजन्स क्या हुआ कि जब हमारे वो HF मारूत बने, जब उनकी टेस्टिंग चल रही थी तो काफ़ी सारे क्रैशेस हो गए, तो इंडिया ने वो प्रोग्राम बंद कर दिया। पर अब क्या है, तेजस हमारा तेजस 1 इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल, तेजस 2 बन रहा है और साथ में एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। तो इसके लिए हमें इंजन्स की ज़रूरत थी। अब पहले हमने इंजन लेते थे एक नॉकडाउन कंडीशन, आज हम उस इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हैं। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आ रही है विच इज़ द नीड ऑफ द आवर, और उसमें हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारे साइंटिस्ट आगे चलेंगे और हमारे जहाज़ बनेंगे। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की इतनी डेफिशिएंसी है वो कम होगी, वो, और साथ में ये एक्सपोर्ट करने के वाले भी वेपन्स हैं। और आपको हैरानी होगी, तेजस 2 में अमेरिका भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर अमेरिका को हिंदुस्तानी हवाई जहाज़ से मतलब है तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ये जब लगती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसमें हमारे अपने नेवी के एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और इवन आर्मी एविएशन के एयरक्राफ्ट जो उनमें हेल्प मिलेगी। आर्टिफिशियल सिक्योरिटी की भी एक डील हुई है, उसके क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बात हो रही है वो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इसमें बहुत फ़ायदा उठा रहा है। बिल्कुल 5G 6G, यानी कि जितनी भी डील्स होएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैं नहीं बोलूँगा कि आने वाली चीज़ है, ये ऑलरेडी आ चुकी है। और इसमें जो ये जो डील है बहुत बड़ी है। और डिफेंस डील में 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे ये MQ-9 प्रेडेटर, रीपर, सी गार्डियन, जो भी बोलो, अब इसमें से मेरे ख्याल में 31 की डील हुई है और इसकी भी जो रेस्ट रीफिट है वो इंडिया में फैसिलिटी होगी। यानी कि अब ये MQ-9 जो ड्रोन है ये दुनिया के ऑलमोस्ट 13 देश यूज़ करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ उनकी जो रिफिट या कोई सर्विसिंग के लिए वापस अमेरिका जाना है, दे विल कम टू इंडिया अगेन। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनकी एक अपनी कंपनी है जो नाम मेरे दिमाग से निकल गया, माइक्रॉन कॉर्पोरेशन और समथिंग, तो उन्होंने $2.7 बिलियन का एक प्लांट इंडिया में लगाना है विच विल बी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज। और साथ में जितनी भी सेमीकंडक्टर्स के चिप्स हैं, गुजरात और बेंगलोर में ये फैक्ट्री लगेगी। अभी सेमीकंडक्टर इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग इन फ्यूचर, क्योंकि ताइवान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री है जो ताइवान सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है। अब उसका फ्यूचर तो हमें पता नहीं, जिस तरीके से चाइना चल रहा है, आज है 1 साल है, तो हमें उस पर जो आत्मनिर्भरता थी वो जागृत करनी है। और हमारे इंडिया में जम्मू में लिथियम तो मिल ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल मिला के हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग और आत्मनिर्भर कंट्री बनाएंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि
प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बड़ी सफल यात्रा है और आने वाले दिनों में भारत का एक बहुत बड़ा नाम होगा। मर्केटी साहब, आपने स्टूडियो में आए, ये सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।